आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन कर रहे हैं और इस इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम लोग सिंथेसिस की टॉपिक को स्टार्ट किए हैं और उसमें हम लोग अभी पार्टिसिपल का, इन्फिनेटिव का, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट का और फ्रेज इन अपोजिशन का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है और किस प्रकार से वाक्यों का सिंथेसाइज किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस समय हमारा डिस्कशन जो चल रहा है वो चल रहा है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। हम लोग ये सारी बातों का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम लोग 4 नियम कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोग फार का प्रयोग कब करेंगे उसकी स्थितियाँ बता दिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि हम लोग बाई का प्रयोग कब करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जब बीमारी का नाम आता है तो हम लोग किस प्रकार से कभी आफ का प्रयोग कर लेते हैं, कभी विथ का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे प्रीपोजिशंस का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारा जो कंसेप्ट है बिल्कुल सीरियल वाइज समझ में आ रहा होगा, सब सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा होगा और जैसे जैसे हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको सारी बातें क्लियर होती जा रही होंगी कि सिंथेसिस हम लोग किस प्रकार करते हैं और सिंथेसिस से संबंधित जो भी एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स जो भी आपको अभी तक कराए गए हैं आप लोग सब अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में कुछ और प्रीपोजिशंस के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से सिंथेसिस की प्रक्रिया हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करें। जो लोग क्लास में अभी जुड़े हैं वो लोग लाइक कर देंगे क्लास को और जितने लोगों तक हो सके सबको शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने शानदार सी क्लास को और सभी लोग अपने नोट्स को निकाल लीजिए और बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए और सिंथेसिस करने के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। तो हम लोग आते हैं और हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं आज रूल नंबर 5 के ऊपर। रूल नंबर 5 तो रूल 5 के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले हम लोग नियम देखते हैं, हम लोग इसके अंतर्गत किस प्रकार के वाक्यों को जोड़ेंगे। तो नियम ये है कि यदि कोई 2 वाक्य यस1 और यस2, यदि कोई 2 वाक्य सेंटेंस फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस 2 इस प्रकार दिए गए हों, यदि कोई 2 वाक्य यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों कि उनमें किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के एक से अधिक कार्यों का वर्णन किया गया हो, एक से अधिक कार्यों का वर्णन किया गया हो, तब ऐसी स्थिति में दोनों वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय प्रीपोजिशन बिसाइड्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है अतिरिक्त या के अतिरिक्त, बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं सब लोग पूरा कंसेप्ट सुने होंगे। अब ध्यान से हम लोग इन बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नियम नंबर 5 हमसे कह रहा है कि यदि कोई 2 वाक्य यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों, यानी हमारे पास 2 सेंटेंसेस दिए गए होंगे, एक पहला सेंटेंस दिया होगा, एक दूसरा सेंटेंस दिया गया होगा, कि उनमें से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के एक से अधिक कार्यों का वर्णन किया गया हो। जो दोनों सेंटेंस दिए गए रहेंगे उसमें किसी एक ही व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता को प्रकट किया जाएगा। विशेषता प्रकट करने का मतलब उसके गुण भी हो सकते हैं, उसके दोष भी हो सकते हैं या उसकी कोई अदर एक्टिविटीज भी हो सकती है, कोई दूसरा कार्य भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि किसी एक ही व्यक्ति और वस्तु के
एक से अधिक कार्यों का वर्णन किया गया होता है, तब ऐसी स्थिति में दोनों वाक्यों को जोड़कर जब हम लोग सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के दौरान हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है कि अतिरिक्त का उपयोग किया जाता है या क्या प्रयोग किया जाता है। तो बात सबको क्लियर हो गई होगी। अगर इसको आप नॉर्मली अपने कॉपी छोटे रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यस1 दिया होगा, यस2 दिया होगा, सबसे न्यूनतम जो संभावना बनती है हम लोग उसी को नियम के ऊपर अप्लाई करते हैं और यही कंडीशन फिर बढ़ती चली जाती है। दो से अधिक भी सेंटेंस हो सकते हैं, तो दो सेंटेंस यस1 और यस2 दिया होगा, इसमें कोई एक पर्सन होगा या कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जिसकी मोर देन वन क्वालिटी के ऊपर बात की गई होगी, और तब ऐसी स्थिति में हम लोग प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो सर अपने कॉपी में से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये 5वां नियम समझ में आ गया। हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमारी बातें बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्लियर भी हो पाएँ और हम लोग समझ पाएँ कि किस प्रकार से हम लोग सिंथेसिस की प्रक्रिया करेंगे। तो हम लोग सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है इस टाइप का, मिस्टर गुप्ता taught me economics। मिस्टर गुप्ता taught me economics। और दूसरा सेंटेंस है, he gave his book also। अब अगर इन दोनों वाक्यों को आप लोग ध्यान से देखें, सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं। तो कह रहा है मिस्टर गुप्ता मतलब श्रीमान गुप्ता, टॉट मतलब सिखाए, कह रहा मी मतलब मुझे, कह रहा इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो कह रहा है कि जो श्रीमान गुप्ता है, कह रहा वह मुझे क्या सिखाए? अर्थशास्त्र सिखाए या पढ़ाए। कह रहा ही गेव हिज बुक आल्सो, कह रहा ही मतलब उन्होंने, गेव मतलब दिया, हिज अपनी बुक पुस्तक को, आल्सो मीन्स भी। तो कह रहा है उसने इसके अलावा क्या किया, उन्होंने इसके अलावा क्या किया, मुझे अपनी, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक भी दी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक ही सब्जेक्ट है, अर्थात एक ही नाउन है। यहाँ पे व्यक्ति है मिस्टर गुप्ता जो दो कार्य कर रहे हैं। पहला इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मुझे कार्य कर रहे हैं, तो पहला कार्य हो गया इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाना उनके द्वारा, और दूसरा हो गया उनको उनके द्वारा बुक का दिया जाना। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा नाउन है, अर्थात जो हमारा पर्सन है, अर्थात जो व्यक्ति है, अर्थात जो श्रीमान गुप्ता है, वह यहाँ इस दोनों वाक्यों में दो अलग अलग कार्य कर रहे हैं। एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, एक बार अपनी पुस्तक को देने का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार दिए गए दोनों वाक्यों में व्यक्ति एक है, लेकिन उसके कितने कार्यों का वर्णन किया गया है? दो कार्यों का वर्णन किया गया। और नियम भी यही कहता है कि अगर किसी भी दिए गए दो वाक्यों में किसी एक ही पर्सन यानी किसी एक ही व्यक्ति के एक से अधिक कार्यों का वर्णन किया जाता है, तब हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो हमें अपनी सारी कंडीशन मिल गई कि हमारा जो नाउन है, अर्थात हमारा जो सब्जेक्ट है, वो किसके रूप में हमें प्राप्त हो रहा है? मिस्टर गुप्ता के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। और मिस्टर गुप्ता के यहाँ दो कामों के बारे में बताया गया है। पहला इकोनॉमिक्स को टीच करना, और दूसरा जो बुक है उसको देना। तो यहाँ पे इन दोनों कार्यों की वजह से इस नियम की पुष्टि होती है। और हम लोग जब इसको बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सब लोग ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग बिसाइड्स लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बिसाइड्स लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बिसाइड्स। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारी वर्ब होती है उसको हम लोग जिरंड का रूप दे देते हैं। तो यहाँ टॉट लिखा गया है। टॉट की जो बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म होती है वह क्या होती है? टीच होती है। तो हम लोग टीच को जब जिरंड का रूप देंगे तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा बिसाइड्स टीचिंग, बिसाइड्स टीचिंग मी इकोनॉमिक्स, बिसाइड्स टीचिंग मी इकोनॉमिक्स। और फिर जब पहला कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस, उसके बाद हम लोग कॉमा लगा देंगे। और फिर जब दूसरे वाले वाक्य सेंटेंस को लिखने जाएंगे जहां लिखा गया है ही गेव हिज बुक आल्सो, तो उस कंडीशन में हम लोग ही यूज ना करके ही किसको इंडिकेट कर रहा है? मिस्टर गुप्ता को। तो हम लोग मिस्टर गुप्ता लिख देंगे। तो कॉमा के बाद आ जाएगा मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, और फिर हो जाएगा गेव हिज बुक आल्सो।
तो इस प्रकार अगर हम लोग अर्थ निकालें तो कह रहा है बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, टीचिंग मतलब पढ़ाने के, तो पढ़ाने के अतिरिक्त, मी मीन्स मुझे, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, कह रहा है कि मुझे अर्थशास्त्र पढ़ाने के अतिरिक्त, कह रहा मिस्टर गुप्ता, श्रीमान गुप्ता ने गिव दिया हिज बुक, अपनी किताब आल्सो भी। तो कह रहा मुझे अर्थशास्त्र पढ़ाने के अतिरिक्त श्रीमान गुप्ता ने मुझे क्या दिया, किताब दिया, श्रीमान गुप्ता ने किताब भी दिया। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आई होगी और आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा इस सेंटेंस द्वारा। तो अगर आपसे कोई इसका स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप अपने कॉपी पे अलग से इसको भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बिसाइड से लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बिसाइड से लिखते हैं। और ये बिसाइड्स जो होता है के अतिरिक्त यानी एक से अधिक कार्यों का वर्णन करने के कारण यहाँ बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग जिरंड फॉर्म लिखते हैं, जिरंड फॉर्म लिखते हैं। फिर उसके बाद जो अदर पार्ट होता है, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस फर्स्ट लिखते हैं, फिर प्लस कॉमा लगाते हैं। फिर उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट आवश्यकता अनुसार लिखते हैं, जो हमें नाउन के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, कोई अदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, दोनों में से जो यहाँ नेसेसरी होता है उसको लिख देते हैं। और फिर उसके बाद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस टू लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस प्रकार से इस कंडीशन के नियम के अंतर्गत जो दोनों सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस दिए गए होते हैं, हमारा यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाता है। और सिंथेसाइज होने के बाद जो नया सेंटेंस प्राप्त होता है वह किसका रूप होता है, सिंपल सेंटेंस का रूप होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको नियम भी समझ में आया होगा, इन दोनों सेंटेंस में वह कंडीशन भी समझ में आई होगी, आपको इसको सिंथेसाइज करना भी समझ में आ गया होगा। और इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है बिसाइड्स वाली, आपको ये वाली भी स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अभी तक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए, उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल के बारे में पढ़ लिए, और किस नियम के अंतर्गत हम लोग यह सिंथेसिस करेंगे हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा कर लिए। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि कब हम लोग नियम लगाएंगे। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं और बात को और ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। पहला सेंटेंस है राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट। और दूसरा है ही इज डिलीजेंट आल्सो, ही इज डिलीजेंट आल्सो। चलो ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। कह रहा राम इज है इंटेलिजेंट बुद्धिमान, कह रहा राम बुद्धिमान है। और दूसरा कह रहा ही वह इज है डिलीजेंट परिश्रमी आल्सो भी, कह रहा वह परिश्रमी भी है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पहले वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट है वह क्या है, राम है। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ राम के दो कार्यों का यानी उसकी दो विशेषताओं का वर्णन किया गया है। पहली विशेषता उसकी क्या है कि राम क्या है, बुद्धिमान है। तो इंटेलिजेंट होना उसकी पहली क्वालिटी हो गई, इंटेलिजेंट होना उसकी पहली क्वालिटी हो गई। तो उसकी पहली क्वालिटी के बारे में यहाँ बताया गया इंटेलिजेंट के रूप में, और डिलीजेंट के रूप में उसकी दूसरी क्वालिटी को बताया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दोनों वाक्य इस प्रकार दिए गए हैं जिसमें व्यक्ति तो एक ही आया है, लेकिन उसी व्यक्ति के दोनों सेंटेंस में अलग अलग विशेषताओं को प्रकट किया गया। तो उसकी दो विशेषताएं हो गई, अर्थात एक से अधिक विशेषता हो गई। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग इन दोनों वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना चाहें तो हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, लल्ला हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो थम्स अप करिए, सबको बात समझ में आ गई। और सब लोग कमेंट करें, सब लोग लाइक कर दें कि हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए और आपको जो भी क्वेरी रहा करे आप लोग जरूर भेजा करिए, जिससे हमें समझ में आता रहे कि आप लोगों को अगर आपको कोई दिक्कत रहेगी आप क्वेरी के माध्यम से हमें भेजेंगे तो उसका आप सॉल्यूशन पाएंगे। और अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं हाँ सर सारी बातें क्लियर है। और जो आपको होमवर्क दिए जाते हैं या जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं वो नोट्स पे तो आप बनाते हैं हमें पता है, लेकिन साथ ही साथ आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी पिन कर दिया करिए, जिससे ये समझ में आता रहे कि आप लोग तुरंत तत्काल बातों को समझ पाते हैं। और जितना जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे हमें ये समझ में आएगा कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छे से होती जा रही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जब इन दोनों को हम लोग जोड़ने जाएंगे तो हम लोग सबसे पहले तो स्ट्रक्चर के अनुसार बिसाइड से लिख देंगे। सबसे पहले तो हम लोग बिसाइड से लिख देंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। अब स्ट्रक्चर ये कहती है कि बिसाइड्स के बाद क्या आना चाहिए, जिरंड आना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले पहले सेंटेंस में हमें कोई अलग से फाइनाइट वर्ब दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि राम जो है वो नाउन है, जो इज है
हम लोग नॉर्मली जानते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती है और इंटेलिजेंट जो है वह एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं पहले वाले सेंटेंस में हमें कोई अलग से फाइनाइट वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, और जब फाइनाइट वर्ब दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब जो इज है यह अर्थ प्रदान करने में हमारी सहायता कर रहा है। तो इस प्रकार जो ये इज है हम जानते हैं कि इज किस फॉर्म के अंतर्गत आता है, बी फॉर्म के अंतर्गत आता है। तो हम लोग जब बी फॉर्म के अंतर्गत आता है ये बात जानते हैं और हमें अलग से कोई फाइनाइट वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनाइट वर्ब होती है उसी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जब कभी ऐसे सेंटेंस दे दिए जाएं जिसमें हमें फाइनाइट वर्ब डायरेक्टली न दिखाई दे रहा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उसके जगह पे इज आ रहे हैं, वाज वर हमको दिखाई दे रहा है तो हम जानते हैं वह किसके अंतर्गत आता है, बी फॉर्म के अंतर्गत आता है। तो हमें जिरंड बनाना है तो हम उसका जो बेस फॉर्म होता है यानी जो बी फॉर्म होता है उसी में आईएनजी जोड़ के उसी को किसका रूप दे देते हैं, जिरंड का रूप दे देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बिसाइड्स, और फिर उसके बाद आ जाएगा बीइंग, बिसाइड्स बीइंग, और फिर क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट, बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट कामा। अब ही हम लोग बताइए लगाएंगे कि हम लोग राम लगाएंगे, बताइए, हम लोग ही लगाएंगे कि हम लोग राम लगाएंगे, हम लोग नाउन को प्राथमिकता देंगे कि प्रोनाउन को प्राथमिकता देंगे। तो आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि जब नाउन और प्रोनाउन दोनों आ जाए तो हम लोग प्राथमिकता हमेशा किसको देते हैं, नाउन को देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नाउन लिख देंगे, नाउन मतलब राम लिख देंगे। बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट राम इज डिलीजेंट, राम इज डिलीजेंट, क्योंकि बिसाइड्स अपना अर्थ ग्रहण कर लेता है दो भावों के लिए। तो हम लोग यहाँ चाहें तो आल्सो का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। पहला वाले सेंटेंस में हम लोग आल्सो का प्रयोग किए थे, अगर हम लोग वहाँ आल्सो का प्रयोग नहीं करेंगे फिर भी सेंटेंस हमारा 100% क्या होगा, सही है। और हम चाहेंगे कि आप लोग आल्सो नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट कॉमा राम इज डिलीजेंट। कह रहा है कि बुद्धिमान होने के अतिरिक्त, बुद्धिमान होने के अतिरिक्त कह रहा है राम क्या है, परिश्रमी है। कह रहा है बुद्धिमान होने के अतिरिक्त राम क्या है, परिश्रमी भी है। तो यहाँ पे आल्सो के लिए कोई टेंशन नहीं लेगा, आप यहाँ आल्सो नहीं लगाएंगे फिर भी वाक्य आपका क्या होता है, सिंथेसाइज होने के बाद सही हो जाता है। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको यह रूप भी समझ में आ गया होगा। और जब हमको इज आर एम वाज वर दिखाई देगा तो उसका स्थान बीइंग ग्रहण कर लेगा। बीइंग यहाँ किसका काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है, क्योंकि उसके बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ा गया है इज आर एम वाज वर के। और इस प्रकार से कॉमा के बाद हम लोग अपना वास्तविक जो सब्जेक्ट है उसको लिख लिए और फिर दूसरे सेंटेंस के शेष पार्ट को उतार लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 5 आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे कैसे करेंगे। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। पहला सेंटेंस है तीसरा, इसका पहला सेंटेंस है ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस। और दूसरा सेंटेंस है ही आल्सो हेल्प्ड मी, ही आल्सो हेल्प्ड मी, ही आल्सो हेल्प्ड मी। अब चलो ध्यान से देखें, पहले हम लोग अर्थ निकाल लेते हैं। लल्ला ही मतलब उसने, गेव मतलब दिया, मी मतलब मुझे, एडवाइस मीन्स क्या होती है, सलाह। यहाँ पे आप लोग एक छोटी सी बात आपको बता दें, एक एडवाइस शब्द हमारे पास होता है, एक एडवाइस शब्द हमारे पास होता है। जो एडवाइस होता है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन, और इसका अर्थ होता है सलाह। जो एडवाइस होती है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सलाह। और एडवाइस जो होता है ये अपने आप में वर्ब होती है और इसका अर्थ होता है सलाह देना, सलाह देना। तो आप लोग इसको अलग से कॉपी पे नोट कर लेंगे स्टार करके कि एडवाइस जो होता है उसके मीन्स केवल सलाह होती है, जो एक अब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसीलिए वह नाउन में आ जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच में। जबकि एडवाइस जो होता है वह सलाह देना होता है और जहाँ काम करना या होना पाया जाता है वहाँ पे वर्ब हो जाती है। तो इस प्रकार आप लोग इन दोनों बातों को भी लिख लेंगे। अब करा उसने मुझे सलाह दिया और करा ही आल्सो हेल्प्ड मी, करा उसने मेरी सहायता भी की। तो व्यक्ति कोई है जिसके लिए ही का प्रयोग किया गया, कोई मेल पर्सन है जिसके लिए ही का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि उसने मुझे सलाह दिया और दूसरे में करा उसने मेरी सहायता भी की। तो एक ही व्यक्ति के दो कार्यों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे ही कोई मेल पर्सन को डिनोट कर रहा है और इसके दो काम कौन कौन से हैं, पहले वाले में एडवाइस देना और दूसरे वाले में हेल्प करना। तो एक ही व्यक्ति के दो कार्यों का वर्णन किया गया है या दो क्वालिटीज का वर्णन किया गया है। आप लोग इस नियम से जोड़ेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे बिसाइड्स
बिसाइड्स, और जो वर्ब है यहाँ पे उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस कामा ही हेल्प्ड मी। यहाँ आल्सो हम लोग हटा देंगे तो हो जाएगा ही हेल्प्ड मी। आप लोग ऐसे आल्सो लगाइएगा मत, क्योंकि ज़रूरत रहती नहीं, वो अपना अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, अगर इसका अर्थ निकालें अब क्या आ जाएगा, बिसाइड्स के अतिरिक्त गिविंग देने के मी मुझे एडवाइस सलाह, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्प्ड भी करा, उसने मेरी सहायता भी किया, उसने मेरी सहायता किया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस वाले नियम नंबर 5 के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार से बिसाइड्स का प्रयोग करके अपने वाक्यों को जोड़ लेंगे। अब हमें कोई समस्या नहीं होगी। हम आपको 2 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, सब लोग इन दोनों को करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। अगर तुरंत आता है तो तुरंत, और थोड़ा समय लगता है तभी भी कोई बात नहीं, आप लोग दोनों को हमें करके दिखाएंगे। सेंटेंस है अनिल इज हार्ड वर्किंग, दूसरा ही इज ऑनेस्ट। इसका सब हमें करके दिखाएंगे। अगला सेंटेंस दिनेश इज ऑनेस्ट, दूसरा ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। और एक और बोल दे रहे हैं, सब लोग करके दिखाएंगे। द फार्मर वर्कड वेरी हार्ड, द फार्मर वर्कड वेरी हार्ड, दूसरा ही did his duty also, he did his duty also, the farmer worked very hard, he did his duty also। तो आप लोग चौथे सेंटेंस को, पांचवें सेंटेंस को और छठवें सेंटेंस को किसके द्वारा आपको जोड़ना है, बिसाइड्स का प्रयोग करके आपको जोड़ना है, और इसके द्वारा जोड़ के आपको इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। और कमेंट बॉक्स में भी लिखना, अपने नोट्स पे अच्छे से लिख लेना कि हम लोग इसका प्रयोग कब करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी और आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं हो रही होगी, और आपको ऐसा भी नहीं लग रहा होगा कि हमें ये बातें जो है अगर सर सामने ही रह के पढ़ाएं तभी कोई दिक्कत है। हमें लग रहा है कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। केवल आप लोग ध्यान से, तसल्ली से सारी बातों को सुनते जाएंगे, अच्छे से नोट्स बनाते जाएंगे, अपनी क्वेरीज को बताते जाएंगे, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोगों का जो टारगेट है कि आपको किसी भी कीमत पे एक सही शिक्षा, एक सही कंटेंट आपको सुलभता से पहुंचाया जा सके, और इसके लिए जितनी भी मेहनत हो सकती है हम लोग अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग केवल अच्छे से बातों को समझें और जो भी दिक्कत परेशानी आए उसको बताया करें। और हमारे माता पिता के जो सपने हैं, जो आप लोगों के सपने हैं, जो आने वाले इस जीवन में कहीं न कहीं हमारे सामने आएंगे, और उसके ऊपर सार्थकता और सफलता तभी मिल सकती है जब उसके लिए हम लोग बहुत लंबे समय से मेहनत करते जाएंगे और पूरे लगन से अपने सभी कामों को समय से पूरा करते जाएंगे, तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्टूडेंट लाइफ का जो सबसे मेन पर्पस होता है, जो सबसे मेन उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि हम किस प्रकार से एक सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, एक सही ट्रैक चुनते हुए और पूरे विनम्रता के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ अपने रास्ते पर, जो सफलता का रास्ता है, उस पर बढ़ते जाएं। इधर उधर की बातें सोचने से अपेक्षा अपने समय का सदुपयोग करने के बारे में सोचें, क्योंकि अल्लाह जैसे जैसे जीवन में सब लोग आगे बढ़ते हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में हम लोगों के लिए पढ़ाई के लिए उतना समय नहीं मिलता है। तो आप अगर सोसाइटी के साथ चलना चाहते हैं और देश की प्रगति में, देश के निर्माण में, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में अगर लगना चाहते हैं, तो आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य ये है कि जिस दिन से आप अपनी पढ़ाई को करना शुरू करें,
क्योंकि कल तो कभी नहीं आ सकता है और कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। मॉडर्न समय में जो समय चल रहा है, प्रेजेंट में आप अपना जीवन बिताते जाएं। हाँ, उसमें ये अवश्य होना चाहिए कि जब हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हों, उस पढ़ाई के बीच में हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारी जो प्रोसेस चल रही है वो सही चल रही है कि नहीं। और ये एक ह्यूमन नेचर भी है। हर 1, 2, 3, 4, 5, 7 दिन बाद अगर आपके मन में ऐसे विचार आ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग 2 पहलुओं पे हमारा जीवन जो है वह विकसित हो रहा होता है, कहीं न कहीं बौद्धिक स्तर पे और कहीं न कहीं सामाजिक स्तर पे। तो हम लोगों को इस समय अपने बौद्धिक स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर को भी थोड़ा विस्तार देना चाहिए। और सामाजिक स्तर पे थोड़ा विस्तार देने का मतलब यहाँ पे इतना सा है कि हर वो लक्ष्य जो आपको कहीं न कहीं हंसने पर मजबूर कर दे, वह लक्ष्य जो आपको एक अंदर से फीलिंग दे कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे माता पिता का, अपना, पूरे समाज का, अपने पूरे क्षेत्र का बहुत ज़्यादा नाम होगा। उसके लिए आपको कहीं न कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपको उसके लिए काम करना चाहिए, करते रहना चाहिए। और तब तक हम लोगों को अपनी पढ़ाई से थोड़ा भी इधर उधर क्रमभंग जिसे हम लोग कहते हैं, ध्यान भंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो नहीं होना है। और स्वामी विवेकानंद अपने बहुत सारे थॉट्स हम लोगों के सामने स्टूडेंट को दिए भी हैं, और जिसमें उन्होंने कहा है उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, जब तक तुम अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लो। तो ऐसे कुछ कोटेशंस होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि पढ़ाई व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत न होके इस पूरे समाज को कहीं न कहीं एक सही मार्गदर्शन देने वाली होती है, कहीं न कहीं नैतिक मूल्यों का निर्माण करने वाली होती है, कहीं न कहीं अपने चरित्र के उत्थान के लिए होती है, कहीं न कहीं अपने परिवार के उस सीमा को पार करने की होती है, जिस सीमा में, जिस लेवल पे हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं, और जो जीवन स्तर है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको एक पढ़ाई के द्वारा कम से कम इनपुट दे के अधिक से अधिक आउटपुट में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे अपने स्तर पे हो सकता है, एक स्टूडेंट लाइफ में आपको अधिक से अधिक केवल एक चीज़ पे फोकस्ड होना चाहिए, और वो है कि हम कितने मेहनत के द्वारा अपना समय पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा लगा करके कितना ज़्यादा पढ़ाई से आउटपुट ले सकते हैं, जिससे हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी ज़्यादा विकसित हो जाए कि आगे चल के अगर हमें कोई दिक्कत भी आ जाए, क्योंकि अनइंटरप्टेड बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं, उन सभी दिक्कत से बचने का केवल एक सूत्र है कि अपने अंदर ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर ज्ञान रहेगा तो वह कहीं न कहीं आपको लाभ प्रदान करेगा और आपके कहीं न कहीं डेवलपमेंट में आपका सहायक होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो सब लोग पढ़ते रहें, जब तक आपका लक्ष्य आपको न मिल जाए तब तक आप अध्ययन जारी रखें और लोगों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहें। और जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमें पढ़ाई एक स्तर पे करनी चाहिए, एक अच्छे कंटेंट के साथ करनी चाहिए, आप लोग उन सभी लोगों को इन वीडियोस के माध्यम से ये बता सकते हैं। आप लोग भी ऐसा उन लोगों से कह सकते हैं कि नहीं, अगर आप भैया मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, अगर आपको सही कंटेंट चाहिए तो आप आराम से वीडियोस को देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। अब रूल नंबर 5 तक बातों को जानने के बाद हम लोग रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और रूल नंबर 6 जो है इम्पॉर्टेंट है, सब लोग इसको ध्यान से समझेंगे। चलो हमारी बात ध्यान से समझे। रूल नंबर 6 क्या कहता है, यदि कोई 2 वाक्य इस प्रकार दिए गए हों, चलो ध्यान से हमारी बातों को सुने। यदि कोई 2 वाक्य यस1 और यस2 इस प्रकार दिया गया हो, यदि कोई 2 वाक्य यस1 और यस2 इस प्रकार दिया गया हो कि हमें इन दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में, कि हमें इन दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में, कि हमें इन दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में फाइनाइट वर्ब के रूप में, फाइनाइट वर्ब के रूप में, इन दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में फाइनाइट वर्ब के रूप में हियर शब्द का प्रयोग दिखाई दे, हियर शब्द का प्रयोग दिखाई दे, हियर शब्द का प्रयोग दिखाई दे। सब ध्यान समझेंगे। यदि कोई 2 वाक्य यस1 और यस2 इस प्रकार दिया गया हो कि दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में हमें फाइनाइट वर्ब के रूप में हियर का प्रयोग दिखाई दे, तब ऐसी स्थिति में दोनों वाक्यों को जोड़कर, तब ऐसी स्थिति में दोनों वाक्यों को जोड़कर
दोनों वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा हम लोगों के सिलेबस के अनुसार कौन सा शब्द है? हियर शब्द है। सब लोग याद रखेंगे कौन सा शब्द है? हियर शब्द है। जब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख लीजिएगा, इसके ऊपर सेंटेंस देखने को बहुत नाम मात्र मिलते हैं, अपने सिलेबस में तो नहीं के बराबर मिलते हैं। और एक शब्द होता है सी, और कभी कभी एक शब्द हो जाता है नो। तो बेसिकली नियम हियर के लिए है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम लोगों को सी का प्रयोग और नो का प्रयोग भी दिखाई दे सकता है। बेसिकली हम लोग यहाँ केवल बात करेंगे किसके लिए? हियर के लिए। तो पूरा नियम चलो एक बार फिर से सुनेंगे। यदि कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हों जिसमें से किसी एक वाक्य में हमें फाइनाइट वर्ब के रूप में हियर का प्रयोग दिखाई दे, तब ऐसे दोनों वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करते समय हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी हम लोग हियर न प्रयोग करके कम्पिटिटिव लेवल पे सी और नो का प्रयोग भी हो सकता है, तभी भी सेम नियम क्या होता है? फॉलो होता है। तो उम्मीद करते हैं अपने कॉपी पे अच्छे से नोट कर लिए होंगे। हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग बना सकते हैं। चलो ध्यान से हमारी बातों को सुने। पहला सेंटेंस है हर हस्बैंड डाइड सी हर्ड द न्यूज। हर हस्बैंड डाइड सी हर्ड द न्यूज। एक सेंटेंस हम और ही बढ़ा दे रहे हैं, पहला ही खतरनाक हम लोग लिख चल रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है सी फेंटेड। सो लोग तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। पहला कह रहा हर हस्बैंड डाइड, दूसरा कह रहा सी हर्ड द न्यूज, और तीसरा कह रहा सी फेंटेड। हमें इन तीनों सेंटेंसेज को यस1, यस2 एंड यस3 को कंबाइन करके या सिंथेसाइज करके किसी एक सेंटेंस में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। अब सब लोग तीनों का पहले अर्थ निकालेंगे और जो सिचुएशन बताई गई उस सिचुएशन को देखेंगे। पहले वाक्य का अर्थ क्या है? हर मतलब उसका, हस्बैंड पति, डाइड मतलब मर गया, उसका पति क्या हो गया? मर गया। करा सी उसने, हर्ड सुना, द न्यूज मतलब समाचार को, करा उसने समाचार को सुना, करा सी मतलब हुआ, फेंटेड मतलब क्या हो गई? मूर्छित हो गई। तो पहले वाक्य का मतलब है उसके पति की मृत्यु हो गई, उसने इस समाचार को सुना, और तीसरा करा वह क्या हो गई? मूर्छित हो गई। तो हमें इन तीनों सेंटेंसेज में से किसी एक सेंटेंस में नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें हियर शब्द दिखाई दे रहा है। देखिए हियर फाइनाइट वर्ब का यहाँ पे फॉर्म यूज किया गया है, क्योंकि हियर का दोनों फॉर्म सेम होता है, हियर हर्ड। सब लोग जानते हैं इस बात को। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हियर शब्द दिखाई दे दिया, हियर फाइनाइट वर्ब दिखाई दे दी, तो हम लोग ये नियम अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे तो देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। सर हमारी बात ध्यान समझें। सबसे पहले हम लोग ऑन लिखेंगे, क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ध्यान से एक एक बातों को सुनेंगे। क्यों ये नियम लगा रहे हैं? क्योंकि हमें हियर फाइनाइट वर्ब के रूप में दिखाई दे रहा है, तब हम लोग इस नियम को लगा सकते हैं। और जब सबसे पहले लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं ऑन का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले ऑन लगा देंगे। तो सबसे पहले ऑन हो गया। अब हम लोग जानते हैं उसके बाद जिरंड आना चाहिए, और हियर क्या है? हमारी वर्ब है फाइनाइट, तो हम लोग इसको जिरंड का रूप दे देंगे, तो हो जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज। ध्यान से लोग देखेंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ। सो हमारी बात ध्यान सुनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस लोग स्टार भी अपने कॉपी कर लेंगे। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, और फिर हम लोग कामा लगा देंगे, और फिर लास्ट में लिख देंगे सी फेंटेड। अब ध्यान से एक बातों को समझें। ऑन हियरिंग मतलब सुनने पर, द न्यूज मतलब समाचार, ऑफ हर मतलब अपने, हस्बैंड पति के, डेथ मतलब मृत्यु की। अपने पति के मृत्यु की समाचार सुनने पर करसी फेंटेड मीन्स वह क्या हो गई? मूर्छित हो गई। अब यहाँ पे हम लोग ऑन का प्रयोग किसके पहले किए हैं?
हियरिंग के पहले किए हैं, और ये हियरिंग जो है हियर प्लस आईएनजी से मिलके बना है, तो यहाँ किसका काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं जिरंड के पहले अगर हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करें हैं तो हमारा दिया गया वाक्य आगे चल के किस में कन्वर्ट हो सकता है, सिंपल सेंटेंस में। और हम लोग यहाँ एक परिवर्तन और किए हैं, जो हमारा डाइड वर्ब था, इस डाइड, अच्छा डाइड अपने आप में यहाँ क्या है, वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर को सही करने के लिए इस वर्ब को किसका रूप दे दिए, नाउन का, और डाइड का यानी डाई का जो नाउन होता है वह क्या होता है, डेथ होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर सब लोग सुन लें। ऑन हियरिंग मतलब सुनने पर, द न्यूज मतलब समाचार, ऑफर हस्बैंड मतलब अपने पति के, डेथ मतलब मृत्यु की, कर अपने पति के मृत्यु की समाचार को सुनने पर सी फेंटेड, कर वह क्या हो गई, मूर्छित हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जिरंड के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करके, जबकि दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में हमें हियर का प्रयोग दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको सिंपल सेंटेंस में क्या कर लिए, कन्वर्ट कर लिए। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सब लोग ध्यान से हमारी बातों को सुने। अगला सेंटेंस है, अगला एग्जाम्पल है इस टाइप का। अगला सेंटेंस है सीता had failed in the examination, सीता had failed in the examination। दूसरा सेंटेंस है she heard the news। तीसरा सेंटेंस है she fainted, she fainted। सब लोग तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे और हम लोग इस नियम द्वारा इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला वाक्य है सीता हैड फेल्ड मतलब असफल हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई, इन द एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा में, करा सीता परीक्षा में क्या हो गई, असफल हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई। करा सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार को सुना, सी फेंटेड, वह क्या हो गई, मूर्छित हो गई। तो पहले वाक्य में सीता क्या हो गई, परीक्षा में असफल हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई, उसने क्या किया, समाचार को सुना, और तीसरे में बता रहा है वह क्या हो गई, मूर्छित हो गई। तो सबसे पहले हम लोग ऑन लिख देंगे। हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं हियर हमें दिखाई दे रहा है सेकंड वाले में, तो हम लोग इसी वाले नियम से बनाएंगे। तो हो जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर, यहाँ पे जो फेल्ड है उसका हम लोग नाउन लिख देंगे, फेल्योर हो जाएगा। इसको आप नॉर्मली फेलियर पढ़ते हैं, FAILUR। यह किसका है, जो फेल्ड यहाँ वर्ब के रूप में यूज किया गया है, यहाँ इस वर्ब का यह नाउन है, तो हम लोग यहाँ पे नाउन यूज कर देते हैं, वो ज़्यादा सही होता है। तो हो जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर। कर रहा है कि ऑन हियरिंग मतलब सुनने पर, करा द न्यूज मतलब समाचार, ऑफ हर फेलियर मतलब अपने असफलता या अपने अनुत्तीर्ण होने की, और फिर कामा लगा देंगे, हो जाएगा सी फेंटेड, सी फेंटेड, सी फेंटेड। On hearing the news of her failure, she fainted. On hearing the news of her failure, she fainted. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हमें हियर शब्द दिखाई दे देगा तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग आसानी से वहाँ ऑन का प्रयोग कर लेंगे, तो हमारा जो दिया गया वाक्य है वह क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा। और अगर वहाँ आवश्यक होगा तो किसी एक वर्ब को हमें नाउन का भी रूप देना पड़ सकता है, तो हम लोग आसानी से नाउन का रूप दे देंगे, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आ गए। हम लोग एक और सेंटेंस लेते हैं, अगला सेंटेंस है महेश हैड फेल्ड इन द कंपटीशन। महेश हैड फेल्ड इन द कंपटीशन, ही became very sad, he became very sad। पहले हम लोग ये सेंटेंस ले लेते हैं, he heard the news, और तीसरा ले लेते हैं he became very sad, he became very sad। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, on hearing the news of his failure in the competition, फिर कामा लगा देंगे और हो जाएगा महेश became very
सैड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाले सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि जब हमें हियर शब्द दिखाई देगा तब हम लोग इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार अप्लाई करेंगे, आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले ऑन लिखेंगे, फिर वर्ब का जिरंड फॉर्म लिख देंगे, फिर शेष शब्द लिख देंगे, और फिर अच्छा हम लोग नाउन कब यूज कर रहे हैं, सब लोग ये बात भी समझ जाए। हम लोग किस वाले शब्द को नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, जिसके पहले हमें प्रोनाउन तो दिखाई दे रहा है, प्रोनाउन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रोनाउन हमारा कैसा है, पजेसिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, पजेसिव। जैसे हम लोग जानते हैं ही का अगर पजेशन दिखाना होता है तो हम लोग हिज का प्रयोग करते हैं, सी का पजेशन दिखाना होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह दे का दिखाना होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दियर का। इसी तरह बी का प्रयोग करना होता है तो हम लोग किसका करते हैं, आवर का बी के लिए, आवर का दे के लिए, दियर का सी के लिए, हर का ही के लिए, हिज का। तो हम लोग इसके पहले वाले में देख रहे थे हर के बाद नाउन का रूप दिए थे इसके पहले वाले दोनों सेंटेंसेज में, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हिज के बाद हम लोग जो रूप दे रहे हैं वह नाउन का दे रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं हिज के बाद फेलियर आया है और फेलियर को हम लोग नाउन का रूप दिए हैं, लेकिन इसके पहले वाला जो प्रोनाउन है वह कैसा है, पजेसिव प्रोनाउन, पी पजेसिव प्रोनाउन। तो जब पजेसिव प्रोनाउन आएगा और हमें आवश्यक होगा, पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है, जैसे देयर हाउस, जैसे हो गया देयर बुक्स, जैसे हो गया हिज हाउस, हिज बुक्स, हर हस्बैंड हो गया, हर स्कूल हो गया, हर फ्रेंड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग नाउन कब लगा रहे हैं, जब उसके आगे आने वाला जो शब्द है वह कोई न कोई क्या हो, पजेसिव प्रोनाउन हो। और बाकी जब ऑन लगा रहे हैं तो ऑन के बाद आने वाला शब्द क्या है, जिरंड है। तो हम लोग जिरंड के पहले इस प्रकार ऑन का प्रयोग करके आसानी से अपने वाक्य को सिंथेसाइज कर सकते हैं। हम आपको इसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। सब लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जितना भी प्रैक्टिस के लिए आपको देते हैं सबका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए, जिससे पता चलता है कि आप लोग बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए कौन सा क्वेश्चन है, जैसे चौथा ओवर है इसका, जैसे सेंटेंस है मुकेश हैड पास्ड इन द एग्जामिनेशन, मुकेश हैड पास्ड इन द एग्जामिनेशन। दूसरा ही saw the result। तीसरा he became very happy, एक और सेंटेंस है नबिता had completed द टास्क। दूसरा सेंटेंस है सी सा द रिजल्ट, और तीसरा है सी बीकेम सो हैप्पी, सी बीकेम वेरी हैप्पी। तो आपको इन तीनों सेंटेंसेज को इसी नियम का प्रयोग करके आप लोगों को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले ऑन लिखेंगे, फिर वर्ब के अनुसार आवश्यक क्या लिखेंगे, जिरंड लिखेंगे, और फिर से स्ट्रक्चर जैसी बताई गई है उसी का प्रयोग करके आपको इन दोनों वाक्यों को सिंथेसाइज कर देना और आपको इसका आंसर बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के जो दोनों अभी तक नियम बताए गए उन दोनों नियमों को आप आसानी से समझ गए होंगे कि हम लोग कब बिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं और हम लोग कब ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की आप बात दोनों समझ गए। हम लोग अभी वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसी के आगे कुछ और अभी प्रीपोजिशंस बचे हुए और कुछ कंडीशंस बची हुई हैं जिनके आधार पे हम लोग वाक्यों को जोड़कर सिंथेसाइज करके हम लोग उसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किस प्रकार कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस नियम के अंतर्गत अभी 1 से 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगी, क्योंकि अभी ये इसके अंदर आने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छे खासे हैं। एक आपकी एक्सरसाइज भी उसमें शामिल हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप लोग ये पूरी वीडियो को अच्छे से देखे होंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप लोग, मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग मौसम का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए
और जितने लोगों को भी आप लोग बता सकते हैं आप लोग बताते रहिएगा चैनल, और जो वीडियोज़ हैं उसको शेयर भी करते रहिएगा, और जो भी क्वेरीज रहेंगी टेलीग्राम ग्रुप में उसको भेजते रहिएगा, हम उस सारी क्वेरीज को देखते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।